नमस्कार दोस्तों। हम 10वीं क्लास की मैथ्स का है जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। मैं दो वीडियो है जो एक एग्जाम्पल का और एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का बना दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का है जो आप उस वाले वीडियो को है जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो, आप चैप्टर के बीच में ना जुड़े। कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो तो उसका पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। पार्ट 1 से जब आप देखना स्टार्ट करोगे तभी आपकी वो पूरा चैप्टर है जो समझ में आएगा। बीच में आप जुड़ोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पहला वीडियो जरूर देखें आप, है ना, पहली क्लास से देखना स्टार्ट करें। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है। 15 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 का भाग दिया 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गई 3 गुना 5। इसके बाद में 21 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुना 7। एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में आपको बता रखा हूँ कि सबसे कम पावर वाला लेंगे। इसमें 2 की पावर 2 है, ठीक है। इसमें 2 की पावर है ही नहीं तो वो ही लेंगे। इसमें भी 2 की पावर है नहीं, या फिर आपको एचसीएफ समझ में नहीं आ रहा तो एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ वो देखेंगे जो कॉमन हो। इसमें देखो इसमें 2 बार है, इसमें एक भी बार नहीं है तो इसमें कॉमन है ही नहीं तो नहीं लेंगे। इसमें 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 ले लेंगे, कॉमन आ रहा है ना सब में। इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बस इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम में आपको ज़्यादा पावर वाला लेना है। 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 ले लो। इसमें 2 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 0 है। इसमें देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। 3 की पावर 3 मत ले लेना, है ना। इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 0 है, इसमें 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1 वाला ज़्यादा होता है तो 5 की पावर 1 लेंगे। 7 की पावर 1 इसमें नहीं है तो 7 ले लेंगे। जो 7 पंजे 35 और 35 को 3 से गुणा करोगे तो 105, 105 को 4 से गुणा करोगे तो 420। कितना आंसर आ जाएगा, 420। एचसीएफ हमारा 3 आ गया और एलसीएम 420 आ गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है, 23 है, 29। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 17 हमारे पास है जो एक ऑलरेडी है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 भी है जो हमारे पास अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या है। तो 17 का गुणनखंड हो जाएगा, 17 में 17 का भाग दोगे क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। 17 में 17 का भाग दिया 1, ऐसे 21 में और 23 में 23 का भाग दिया 23 एकम 23, ऐसे 29 में जब आप 29 का भाग देंगे तो 29 एकम 29। यानी कि 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 या फिर गुणा 1 करके लिख दो। 1 करके लिख दोगे तो आपको एचसीएफ भी समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। 23 बराबर 23 गुना 1, ऐसे 29 है तो 29 गुना 1। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ देखो, इसमें 17 की पावर 1 है लेकिन इसमें 17 की पावर 0 है। 17 की पावर 0 का मतलब 1 से गुणा कर ही सकते हैं ना। इसमें है जो 17 की पावर 0 है तो कम से कम क्या होता है 17 की पावर 0, 17 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 आ जाएगा। ये फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देखो 1 कॉमन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 29 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन 1 तो आ ही रहा ना। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। 17 को 23 से गुणा किया तीन सौ 91, 29 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9, 9 नाम 81, 9 दूनी 98, 27, 27, 27 दिए 35 गुणा 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 और 5 13, 3 चले 11। तो कितना आंसर आ गया, 11,339 आंसर आ गया। नोट कर लेंगे ना, सिंपल था।
ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 8, 9, 25। देखो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे मेरे पास 2 गुना 2 गुना 2। देख पा रहे हो ना आप? 8 का गुणनखंड हो जाएगा, 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2, 4, 2, 2, 2, 1। 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। 25 का हो जाएगा 5 कर दिया 5, 5 एकदम 5। तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3। और 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5। अब ध्यान से देखो एच सी एफ आप तो कॉमन देखो, इसमें कॉमन, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 तो सभी के साथ में गुणा हो रहा है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा सभी आ जाएगा। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 सारा का सारा आ जाएगा। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 सारा का सारा आ जाएगा। 5 की पावर 2 है तो 5 गुना 5। अब गुणा करो, देखो यहाँ से देखो 5 और 2 गुणा हो के 10 हो गया, ऐसे 5 और 2 गुणा हो के 10 हो गया, तो 10 और 10 100, 100। ऐसे देखो यहाँ पे 3 3 9, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर आ गया 1800। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 3 हो गया, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। जब तक का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, है ना, बुक लेकर बैठा करो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 नंबर हमारे पास जिनका एचसीएफ दे रखा है कितना। 2 नंबर कौन कौन से हैं? 2 नंबर, एक तो है तो 306 और एक है 657। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 कितना दे रखा है भाई? 9 है, दिया है। तो एलसीएम ज्ञात करना है मेरे को 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखो इधर देखो, 2 नंबर है मेरे पास, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए कितना है मेरे पास? 306 गुना बी है 657 और एचसीएफ मेरे पास 9 दे रखा है और एलसीएम मेरे को निकालना है। बस एलसीएम बराबर हो जाएगा 306, इस वाली संख्या में इसका भाग लग जाएगा 657 भाग 9, काट लो। 3 से काट दिया, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट लो। यहाँ पे देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 657 गुना 34। इसको गुणा कर दो भाई, 657 को 34 से गुणा कर दो। 7 चौक 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चौक 24, 25 26, 7 21, 6 पंजे 30, वो 5 3 15, 16 17 7 80 1, 6 18 1 19, तो आ गया 8 3 13 80 1 12 80 1 2, 22 33 8, 22 33 8, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी देख लेना आप यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हुई है गुना करने में। मैं रैपिड फायर से कर रहा हूँ, मतलब फास्ट तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका ऐसा ही है जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 था। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, देख लो।
क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हैं। देखो, अगर आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे पास दे रखा है कि 6 की पावर n है, इस वाले नंबर को देखना है कि n बराबर 1 प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब के लिए चेक करना है कि क्या ये वाला संख्या है ना, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त मतलब 0 है जो इसका इकाई का अंक आ सकता है क्या, चेक करते हैं। 6 की पावर n, 6 n की जगह क्या लेता हूँ भाई मैं, n बराबर 1 बाद 1 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, देखो n बराबर 2 ले लिया तो 6 की पावर 2 ये कितना आ गया 36। n बराबर 3 ले लिया तो 6 की पावर कितना आ गया 3, तो 6 गुना 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 गुना 6 36, ये क्या तो 216। n बराबर 4 लोगे तो ये भी आप देखोगे, इन सभी नंबर को आप देखो, क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है क्या, नहीं। ये 6 पर समाप्त हो रहा है, ये भी 6 पर समाप्त हो रहा है, ये भी 6 पर समाप्त हो रहा है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ भाई, इसको मैं ले सकता हूँ ना 6 को क्या ले सकता हूँ 2 गुना 3 और उसकी पावर n। अच्छा, 0 पर समाप्त होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2 के साथ में यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर 5 आ जाए ना तो ये वाला नंबर है जो 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं ना ये वाला नंबर 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कितना है 3 है, यहाँ पर कितना होना चाहिए था 5 होना चाहिए था। ठीक है, 1 5 जरूर होना चाहिए था, तभी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 10 देगा। 10 देगा तो वो अपने आप ही है जो लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा। इकाई का अंक 0 तभी आ सकता है जब यहाँ पर 5 की पूर्ति की जाए, जो कि 5 की पूर्ति हो नहीं रही, तो ये संख्या है जो 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोलकर बताया है, वो ही सब इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है और कुछ ये स्टेप लिखने हैं कि देखो हमें प्रूव करके बताना है कि देखो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि है जो इसको हम लिख सकते हैं 6 2 × 3 की पावर n। यहाँ पर 0 आंसर करने के लिए ये 5 से गुणा होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। एक तो ये नंबर है, ध्यान से देखो कहाँ प्लस लगा हुआ है और कहाँ माइनस लगा हुआ है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, ये क्वेश्चन समझने से पहले है जो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर से आपको पता होगा लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा रिवीजन देख लो। एक तो मेरे पास होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक नंबर से है जो भाज्य हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक नंबरों का भाग जाता हो, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए लेता हूँ कि मेरे पास 6 है, ये मेरे पास 4 है। 4 को आप ध्यान से देखो,
4 में किस किस का भाग जा रहा है? 4 में देखो एक तो 1 का जा रहा है, एक खुद 4 का जा रहा है, इसके अलावा किसके जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक संख्या हो, 2 तो ये तो जा ही जाएगा खुद का, और 1 का तो जा ही जाएगा। इसके अलावा किसी और नंबर से भी अगर भाग जा रहा है तो वो संख्या मेरे पास क्या होगी? भाज्य होगी। इसको ध्यान से देखो, ये भी मेरे पास भाज्य संख्या है। इसमें देखो 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। इसमें कितनी संख्याओं का जा रहा है? 4 संख्याओं का जा रहा है। तो ये संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। ध्यान से देखो और देखो, जैसे 5 है, 5 मेरे पास भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या? 5 को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें या तो 1 का भाग जा रहा है या खुद 5 का भाग जा रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर का भाग नहीं जा रहा है। तो ये मेरे पास कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इनकी भाज्य संख्या के बारे में मैं बोला कि जिस नंबर में है जो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता हो, यानी कि जिसके गुणनखंड हो जाते हो। जैसे 4 है, 4 का गुणनखंड देखो, एक तो 2 गुना 2, ये हो गया, ठीक है। एक हो जाएगा 1 गुना 4, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसको उठाओ। हमें इसको चेक करना है, एक इसको चेक करना है, केवल इसको चेक करना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये मेरे पास भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? देखो ध्यान से देखो, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अच्छा, इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक नंबर है ना, गुणा के रूप में है। जब इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास कोई एक नंबर आएगा, प्लस 13 ये मेरे पास कोई दूसरा नंबर है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई? ये 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो क्या बच जाएगा? 7 गुना 11, और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1। तो ये हो गया 13, ये 11 7 77, 77 1 78। अच्छा, इस नंबर को देखो, ये वाला नंबर है ना, ये वाला पूरा नंबर, ये देखो 13 से भी डिवाइड है, 78 से भी डिवाइड है। देखो ये वाला नंबर किस किस से डिवाइड है? 13 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है ना, 78 से भी डिवाइड है, ठीक है, 39 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। आप देखोगे इसको तो ये वाला नंबर बहुत सारे नंबर से डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है। तो ये कैसा नंबर होगा? तो ये भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये 13 का मल्टीपल आ गया। अगर ये इतना ही आ जाता सोल्व करने के बाद, जैसे 13 ही आ गया, तो ये क्या हो जाती? अभाज्य संख्या। लेकिन देखो ये वाला पूरा नंबर 13 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 78 से भी डिवाइड है, 39 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, और भी आप चेक करोगे तो 1 से भी डिवाइड होगा, और भी आप चेक करोगे तो और बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा। तो इसके बारे में ये क्या होगा? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे पास भाज्य नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से 13 कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें भी देखो सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, 5 कॉमन ले लिया, 5 यहाँ भी और यहाँ भी है। तो देखो इसका मतलब ये वाला नंबर है ना, ये 5 से डिवाइड हो गया। जब ये खुद से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, 1 के अलावा ये 5 से भी डिवाइड हो गया, तो ये यहीं पे भाज्य संख्या हो गई। यही हमें प्रूव करना था, बस। ये तो अब आगे की तो खाना पूर्ति है। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ये वाला पूरा नंबर देखो खुद के अलावा और 1 के अलावा 5 से भी डिवाइड हो गया। तो 5 से डिवाइड हो गया तो अब क्या हो गया? ये 5 से डिवाइड हो गया तो ये भाज्य संख्या हो गई। बस इसमें यही लिखना है जो मैंने बोला है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसको पॉज करके आप उतार लेंगे, ये फिर आप वो लिख लेंगे जो मैंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैं लिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को तो कितना लगता है भाई? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ऐसे में है जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्थान पर मिलेंगे, तो मैक्सिमम स्थान पर मतलब एलसीएम निकालेंगे हम उसका, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बार वाले स्थान पर मिलेंगे वो। देखो कैसे 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल रहा हूँ मैं। 3 का दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 18 के गुणनफल आ गया मेरे पास 2 गुना 3 की पावर 2। ऐसे मेरे पास 12 का गुणनखंड निकालूंगा, तो अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, तो 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, तो 12 का आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा बार वाला, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 ज़्यादा है तो 2 की पावर 2 लेंगे। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो 36। तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। एक्सरसाइज है जो 1.1 है जो कंप्लीट हो गई है, जिसके हमने 3 वीडियो बनाए हैं, जो छोटे छोटे वीडियो हैं, 20 मिनट के वीडियो है। 1 घंटे में है जो आपकी 1.1 है जो पूरी हो जाएगी। अब अगले 1 घंटे में है जो 1.2 में जो आपकी पूरी करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।